चलिए एक एक करके बहुत सारे नाम बोर्ड पे लिख दिए गए हैं एसएसटी पेडागोगी में, उसको एक एक करके समझ लेते हैं, सबका हिंदी भी सुनेंगे। हो गए। पहले विधि का नाम लिखेंगे दत्त कार्य विधि। दत्त कार्य असाइनमेंट मेथड कहलाता है। दूसरा प्रोजेक्ट यानी परियोजना विधि। प्रोजेक्ट माने परियोजना। तीसरा क्षेत्र भ्रमण विधि। क्षेत्र भ्रमण विधि। नेक्स्ट शैक्षिक भ्रमण विधि, एक्सकर्शन मेथड। शैक्षिक भ्रमण विधि। नेक्स्ट स्रोत विधि। स्रोत विधि। नेक्स्ट है इलुस्ट्रेशन यानी दृष्टांत विधि। दृष्टांत विधि। उसके बाद है विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि। डिबेट को बोलते हैं वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि। रोल प्ले को बोलेंगे भूमिका निर्वाह विधि। डिस्कवरी यानी खोज विधि। इंक्वायरी यानी पूछताछ विधि। हाँ, खोज खोज। इंक्वायरी यानी पूछताछ। और अंत में लिखेंगे आगमन एवं निगमन विधि। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड यानी आगमन एवं निगमन विधि। काफी है इतना नाम। एक और लिख लीजिए, उसमें एक्टिविटी मेथड भी लिख सकते हैं, क्रियाकलाप विधि। एक्टिविटी मेथड क्रियाकलाप विधि। इसमें कौन सा मेथड है जो आपके लिए बिल्कुल नया है? जो अभी तक सीडीपी में नहीं सुने हैं ऐसा कोई मेथड? ये है, इसकी चर्चा पहले कभी नहीं हुई है। सोर्स मेथड, स्रोत विधि। स्रोत माने क्या समझते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएसटी में इतिहास पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, यही है। इतिहास कोई बिना स्रोत का लिखा गया है क्या? कुछ मिलता है तभी तो इतिहास उस पर लिखते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सोर्स मेथड इतिहास पढ़ाने की बेस्ट विधि मानी जाती है, अलग से लिख लीजिएगा। इतिहास पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि सोर्स मेथड है। इतिहास पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि स्रोत विधि है। हो गए। इस मेथड को डिस्कस करेंगे, बाकी सबका नाम तो पहले से सुना हुआ है, क्लियर हो जाएगा। स्रोत विधि को डिस्कस कीजिए, इसके बारे में लिखेंगे सोर्स मेथड। इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि स्रोत विधि कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ सोर्स।
सोर्स के कितने प्रकार हैं? तो एक होता है प्राइमरी सोर्स, और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। एक को प्राथमिक और दूसरे को द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसमें बहुत सी प्रमुख बातों को नोट करेंगे। प्राथमिक स्रोत और उसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। प्राइमरी सोर्स किसे कहते हैं? कौन सा प्राइमरी माने? एग्जाम्पल क्या लेंगे? क्या हो? किताब भी हो सकता है, कंकाल भी हो सकता है, मिले हुए सिक्के हो सकते हैं, मुहर हो सकते हैं, उस समय की कुछ रचनाएं हो सकती है, डायरीज हो सकते हैं, किसी के द्वारा लिखा गया कोई पत्र हो सकता है, बर्तन हो सकते हैं, गहने हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं। सुन लिया? लिखे कितने? अब जितना बोलते जा रहे हैं फिर हमको दोबारा ऐसा थोड़ी है कि याद करने पर आ जाएगा। क्या क्या सुना वो सब लिखिए। लिखेंगे बर्तन, हथियार, गहने, खंडहर, खंडहर, मूर्ति, मूर्ति, मुहर, दस्तावेज, डायरी, पांडुलिपि, पांडुलिपि, और क्या लिख सकते हैं? रचनाएं, रचनाएं इत्यादि। 8-10 पॉइंट हुए कि नहीं हुए? प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझे। जो ओरिजिनल रूप में मिला हो वो सब प्राइमरी होते हैं। प्राइमरी वो चीज कभी नहीं हो सकता कि देख के आप आए और हमको बता रहे हैं और हमने जाना तो कहेंगे हमने प्राइमरी जाना। नहीं, अगर हम उसे किसी और के माध्यम से जान रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? सेकेंडरी। अगर हम वहां गए हो, अपनी आंखों से देखा हो, तब कहेंगे वो प्राइमरी सोर्स था। तो अभी तक इतिहासकार जहां जहां गए हैं, खुदाई हुई है, सामान मिले हैं, इतिहासकारों ने उसे देखा, देखने के बाद उसका एज निकाला किस समय का है कार्बन 14 पद्धति से, और एज निकालने के बाद अंदाजा लगाया कि यह गतिविधि कब की है। और उस समय के इतिहास में ये चीजों का प्रयोग होना अपने इतिहास में एक लाइन को जोड़ता है कि उस जमाने में इन चीजों का भी प्रयोग होता था। तो वो उसका क्या बन गया? एक साक्ष्य बन गया कि उस जमाने में ऐसी चीज हुआ करती थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, अब उसका अवशेष ही है ना। हड़प्पा कालीन सभ्यता का सिर्फ अवशेष दिखाई देता है कि कुछ है अभी भी बचा हुआ, कुछ नहीं है, सिर्फ अवशेष।
उसके बेस पे हम उस जमाने की कल्पना कर सकते हैं कि लोग कैसे थे, कितने तीव्र बुद्धि के थे, बाकी एक्टिविटीज कैसे करते थे। ये सारी चीज उनको एक दूसरे के साथ रिलेट कर देती है और उनका काम आसान हो जाता है। इतिहासकार को इतिहास लिखने के लिए स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, बिना स्रोत का तो वो एक शब्द न लिखे सोच सोच के कि इसके बारे में क्या लिखे। हर आदमी इतिहास को लिखने के लिए अपने से एनालाइज करता है। एक लेडी है दिल्ली में, राइटर भी है, प्रोफेसर भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनकी किताबें पूरी हिंदुस्तान में हर जगह चलती है हिस्ट्री की। नाम है रोमिला थापर, नाम सुना है कभी? रोमिला थापर का नाम सुना है तो उनके बारे में पता होगा कि वो चीज को बिना रिसर्च किए अपनी किताब में नोट नहीं करती है जब तक वो खुद देख न ले, उसकी परख न कर ले। तो इसीलिए इतिहास के किताब में यूपीएससी के लिए कोई सबसे अच्छा कंटेंट मटेरियल माना जाता है तो रोमिला थापर का माना जाता है। इतिहास पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसका इतिहास पढ़ रहे हैं वो पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखा हुआ। तो उसमें रोमिला थापर का नाम सबसे ऊपर आता है। वैसे ही ज्योग्राफी में माजिद हुसैन का नाम पहले आता है, वैसे ही पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का नाम पहले आता है। ये वो लोग हैं जो अपने बुक्स में चीज़ों को एनालाइज करके लिखते हैं, किसी के आइडिया को नहीं लिखते, पढ़ते समझते हैं और अपने आइडिया को लिखते हैं कि इसमें कैसे कैसे चीज़ें बदल सकती हैं। तो एनालिस्ट होना लाइफ में ज़रूरी है, वही चीज़ स्रोत विधि हमें बताती है। तो कहीं से कुछ भी जो हम प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानना समझना, तब उसके बारे में कुछ बोलना। तो जिसने जाके देखा, जिसने समझा, वो प्राइमरी सोर्स के रूप में जाना, और उसके माध्यम से हम किताबों में पढ़ रहे हैं तो हम क्या हो गए? सेकेंडरी सोर्स हो गए। सेकेंडरी सोर्स में क्या क्या आएंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। सेकेंडरी सोर्स में साहित्य आ जाएंगे, लिटरेचर उस जमाने के, लिखिए फिर अलग से बताएंगे। सेकेंडरी सोर्स में आ जाएंगे साहित्य, दंत कथाएं, दंत कथाएं, मौखिक कथा, मौखिक कथा, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, किताबें, प्रशस्ति, प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। जैसे बहुत से राजा महाराजाओं ने प्रशस्ति पत्र कहीं कहीं अपने छपवाए ना, तो प्रशस्ति का मतलब होता है अपने तारीफ में कहे गए शब्द, प्रशस्ति पत्र कहलाते हैं। मतलब उन्होंने कहीं से सुना, समझा, जाना और उसको किताबों में नोट करके ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया, तो वो कौन सा सोर्स बन गया? सेकेंडरी सोर्स। जितने भी ऐतिहासिक किताबें हैं किसी जमाने की लिखी हुई, वो सब सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आ जाती। और अगर उस काल में कोई रह के उस समय लिखा तो उस समय के लिए वो प्राइमरी सोर्स है, लेकिन उसको देख के आज हम अपनी किताब लिख रहे हैं तो मेरी किताब क्या बन जाएगी? जैसे कलहन की राज तरंगिणी नाम की किताब है, बहुत से राइटर्स ने एंशियंट हिस्ट्री, मौर्य काल को, उस समय को लिखने के लिए उससे सहायता ली है। तो सहायता लिया तो वो क्या बन गया? सहायता लेके हमने अपनी किताब लिखी, वो सेकेंडरी बन गया, लेकिन जब लिखा गया था उस समय वो प्राइमरी सोर्स था। अब क्वेश्चन में जो चीजें पूछी जाती है वो अक्सर पूछी जाती है कि इसमें महिलाओं का योगदान कैसा रहा। सीटेट में एक क्वेश्चन महिला से रिलेटेड जरूर होगा। आप कुछ महिलाओं के नाम बता सकते हैं जिनके द्वारा बनाई गई रचनाएं यानी किताबें उस समय पूरे हिंदुस्तान में मशहूर रही? यानी कि बहुत से संत महिलाएं भी थी, उनको कवयित्री कहा जाता है। कवि का अपोजिट कवयित्री, गार्गी और
और कोई नाम है? गार्गी कहाँ की थी? गार्गी ने अपने सारे धर्म ग्रंथ या जो भी चीजें लिखा सब तमिल भाषा में लिखा, तमिलनाडु की रहने वाली थी। तमिलनाडु की थी, सारी उसकी रचनाएं तमिल भाषा में मिलती है। थिरुपबई का नाम सुना है? यह कवयित्री थी, महिला कवयित्री, पोएटेस। इसका नाम पहले कभी सुना है? एक और थे, नाचियार। इन दोनों को एक कवयित्री ने लिखा था। कवयित्री मतलब कवि, उसका नाम बता सकते हैं? एक महिला कवि ने इन दोनों की रचना की। नाम? इसको कहा जाता है अंडाल की रचनाएं, तमिल भाषा में थे। अंडाल की रचनाएं, ये दोनों ग्रंथ तमिल भाषा में लिखे गए थे। तमिलनाडु के लोग आज भी मानते हैं कि हिंदुस्तान की भाषाओं का विकास, रहन सहन, धर्म, प्रजाति सब तमिल से निकल के आई है, तमिलनाडु से। तमिलनाडु का मतलब है रावण के नजदीक श्रीलंका, क्योंकि तमिलनाडु और श्रीलंका का बॉर्डर मिलता है। और वहाँ एक एक्टिव संगठन भी है जिसका नाम है लिट्टे, जैसे इधर क्या बोलते हैं इसको, नक्सली, वैसे उधर बोलते हैं लिट्टे, LTTE। उसके जागृत सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि तमिल को पूरी तरह एक अलग मतलब देश की तरह घोषित कर दिया जाए, वो किसी का हिस्सा न रहे, न भारत का न श्रीलंका का। तो अंडाल की रचनाएं थिरुपबई और नचियार, ये दोनों कवयित्री ने लिखा था, और अंडाल की रचना के नाम से ये मशहूर है। यानी महिलाओं की रचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अभी तक आज तक ये सब चीज कभी सीटेट में आया नहीं है। गार्गी का नाम सुना? ये तमिल महाकाव्य की रचनाकार थी, गार्गी। संहिता तो उनकी बुक का नाम था। गार्गी एक तमिल महाकाव्य की रचनाकार थी। यानी गार्गी कहाँ की रहने वाली थी? तो इन्होंने जो भी चीज लिखा वो तमिल भाषा में लिखा, एक महाकाव्य लिखा था, थिरुपबई। जैसे वो कविता के रूप में लिखा गया, वैसे ये गद्य के रूप में लिखा गया, प्रोज के रूप में। शिल्पाधिकारम का नाम सुना है? शिल्पाधिकारम NCERT आप लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे पता चल जाएगा कि NCERT पढ़ रहे हैं कि नहीं। शिल्पाधिकारम आपके हिस्ट्री के नोट्स में है, पतला सा जो नोट्स दिया गया है उसमें ये सब नाम आपको दिखेगा। 6 या 7 पेज का हिस्ट्री है, उतना पढ़ लीजिएगा तो 6-7 क्वेश्चन उसी में से आता है, उतने ही पेज में से। शिल्पाधिकारम ये भी एक तमिल महाकाव्य है, इसमें भी महिलाओं का उल्लेख किया गया है, शिल्पाधिकारम में। तमिल महाकाव्य है, इसमें भी महिलाओं का विशेष उल्लेख है। आगे बढ़े, साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसलिए कुछ नाम अलग से लिखवा दे रहे हैं आपको। राजतरंगिणी किसने लिखा? कौन? और इसमें कहां का इतिहास है?
राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के लिए जाना जाता है। कश्मीर का इतिहास इस पर लिखा किसने? कल्हन राइटर का नाम है। ये एग्जाम में कितनी बार आ चुका है सवाल सीटेट में। हर्षचरितम किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। विक्रमादित्य के बारे में किसने लिखा? विक्रमादित्य की जीवनी किसने लिखी थी? इसके नाम से मिलता जुलता नाम अक्सर दिखाई देगा ऑप्शन में। उसका नाम है विल्हन। वो है कल्हन, ये है विल्हन। विक्रमादित्य के बारे में लिखा विल्हन ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो, हाँ, चंद बरदाई, पृथ्वीराज फिल्म नहीं ना देख लिए हैं? कोई फिल्म भी देखा था पृथ्वीराज? वो इतिहास नहीं है जो फिल्म में दिखाया गया, बिल्कुल अलग है। पता नहीं कौन कहानी ऐसा उल्टा पुल्टा बनाया था और फ्लॉप भी करवा दिया बुरी तरह। फिल्म पिट के रह गई, कोई फायदा नहीं हुआ। कहानी जैसा है उसमें जबरदस्ती का छेड़छाड़ करके बदलाव नहीं। कहानी सब कोई पढ़ा हुआ है कि क्या है, लेकिन उसमें बीच में कोई अपने से छेड़छाड़ करता है तो लगता है कि जबरदस्ती की बात है। आगे आगे उसमें लिखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। ये तो हो गया साहित्यिक साक्ष्य की बात, साहित्य है, सब किताबों के नाम है। अब लिखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। यहां से भी तो स्रोत मिलते हैं इतिहास के। पुरातात्विक साक्ष्य अब आपको पता होगा पुरातात्विक साक्ष्य में एनसीईआरटी क्लास 6 का उठाया होगा तो मिला होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अलग अलग स्थानों से बहुत से नए नए चीजों की खोज हुई थी, साक्ष्य मिला था। तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में उसे गिना सुना जाता है। जैसे चावल की खोज, चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिला? कोल्डिहुआ। कहां पे है? चावल का साक्ष्य सबसे पहली बार कोल्डिहुआ से। तो मेहरगढ़ से क्या मिला था? मेहरगढ़ फिर से चेक कीजिए तो, जहां से पढ़े थे वहां से। कुछ डाउट है दोनों लाइन में? चावल और धान के बारे में सबसे पहली जानकारी मेहरगढ़ से प्राप्त होती है 8000 साल पहले। पुरातत्व से पता चलता है कि उस समय क्या दबी कुचली चीजें रह गई, उससे अंदाजा मिलता है। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य में हम यही जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां मिली थी। गेहूं और जौ कोल्डिहुआ से भी मिला था। धान्य कोठार वगैरह वहां से देखने को मिले थे। सबसे बड़ा स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदारो से मिला। अन्नागार कहां से मिले? तो मोहनजोदारो से मिले। लिपस्टिक का प्रमाण कहां से मिला? उस समय लिपस्टिक था, सोचने की बात थी। महिला प्रसाधन सामग्री कही जाती है ना, होठ पे लगाने वाला लिपस्टिक। किसी जमाने में लिपस्टिक था और वो चनहुद्रों से मिला था लिपस्टिक का प्रमाण।
एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी जो सिर्फ 3 इंच की थी मोहनजोदारो से। तो ये सब, हाँ, चावल का क्वालिटी हुआ है, यानी खेती, धान की खेती या चावल की खेती का साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ का था। मेहरगढ़ पाकिस्तान, जो कि एक समतल हरा भरा इलाका था, वहां धान के वो जो होते हैं ना खोल, क्या बोलते हैं उसको, धान का जिससे चावल अलग हो जाता है, क्या बोलते हैं, धान की भूसी। तो धान का सबसे पहला साक्ष्य वहीं से मिला था, मेहरगढ़ से, जो आज के डेट में पाकिस्तान में है, मेहरगढ़। कहां से? जौ, गेहूं और दो ही चीज। धान का जैसे कूटा हुआ होता है ना भूसी, वहां से मिला था, मेहरगढ़ से, लेकिन चावल नहीं मिला था, धान का खोल या ये मिला था, इसलिए एग्जैक्ट वो इन्फॉर्म नहीं कर पाया। कोल्डिंगवा से तो चावल ही मिल गया था डायरेक्ट, इसलिए आसान हो गया कहना, हाँ चावल ही है। तो ऐसे जो नाम सिंपल सिंपल देख रहे हैं, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला, ये साक्ष्य पूछा जाता है, तो वो सभी चीजें कहाँ आ जाएंगे, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत रखा जाएगा। खुदाई करने के बाद कोई सामान मिला तो वो साक्ष्य के रूप में रखते हैं कि ये इस जमाने का है। मिट्टी के बर्तन मिले, वो भी पॉलिश किया हुआ, हथियार मिले कई तरह के, क्या कहते हैं, पक्की सड़कें मिली, पक्के घर मिले, और घर 2 मंजिला बना हुआ उस जमाने में, 4700 साल पहले 2 मंजिला घर। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब बीच में गोलंबर बनता था, जैसे आज है ना हर चौक पर एक गोलंबर बना है, उस जमाने में गोलंबर का कॉन्सेप्ट था 4700 साल पहले। और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते थे, मतलब इधर से सीधे सड़क आई जो गोलंबर से होके इस तरह निकल गई, इधर से भी सड़क आई, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। उस समय पक्के नाले बने हुए थे 4700 साल पहले, और वो भी ढका हुआ नाला, पटना में तो ढका हुआ भी नहीं है आज के डेट में, और उस समय ढके हुए नाले हुआ करते थे। स्ट्रीट लैंप रात को निकलने के बाद जलता है ना स्ट्रीट लैंप, उस समय भी स्ट्रीट लैंप जलता था। वो सभ्यता ही पूरी तरह नष्ट हो गई, नहीं तो देश दुनिया कहाँ होती अंदाजा नहीं लगा सकते थे, इतनी तेजी से वो बढ़ रहे थे। बिजनेस में हर क्षेत्र में आगे थे, मतलब हिंदुस्तान में वहां आके पूरी दुनिया से, मेसोपोटामिया से या फिर इराक वगैरह से, बाकी सेक्शन से भी बिजनेस के लिए लोग आते थे, अरब से आते थे। एक बिजनेस हब था इंडिया उस समय, दुनिया के कोने कोने से लोग बिजनेस के लिए आते थे। फिर आज हम लोग नई किताबें पढ़ते हैं तो लगता है बिजनेस में ये तरक्की कर लिया, तो कहते ये तो 4700 साल पहले से भी चली आ रही है, हम नया क्या किया। नया में बस इतना ही काम किया हम लोगों ने, मिलजुल के जनसंख्या बढ़ा के 150 करोड़ कर दिया, बस यही नया हुआ है उस समय और आज के समय में। टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। मोबाइल का प्रयोग कर लेना, इसको टेक्नोलॉजी नहीं कहते हैं। उस समय जैसे व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्था आज भी आम आदमी के लिए उतना ही है, सीमित है, पहले भी था आज भी है। खेती तब भी होती थी आज भी होती है, बिजनेस तब भी होता था आज भी है, सड़कें तब भी पक्की हुआ करती थी आज भी पक्की है, बदला क्या है। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए लोग तेल वगैरह डाल के लैंप बना के और हर बांस वगैरह लगा के कुछ कुछ दूरी पर लैंप जला के रात भर के लिए रखते थे, उसे स्ट्रीट लैंप कहा गया। बहुत जबरदस्त व्यवस्था थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उस जमाने में क्यों नहीं पैदा हुआ, कहाँ इधर पैदा हो गया। कोई है उस समय का? कोई नहीं है। क्या पता कौन सी पीढ़ी में आप आए हैं, आपको याद भी होगा उस समय होंगे तो कितने लोग होंगे जो उस समय होंगे। और मुझे उस समय की चीज़ों को देख के एक अजीब सा लगाव फील होता है, लगता है कि मैं से जानता हूँ। क्या पता बहुत दिन बाद फिर जन्म हुआ हो इधर, उस समय के हम हो, कोई भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता। तो साक्ष्यों को देखकर हमें एहसास होता है कि हमने आज तक किया क्या है। बहुत अफसोस होता है, क्या किया, कुछ नहीं किया। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। जो सामान और चीज़ें उस समय अवेलेबल थी उसकी व्यवस्था मिलता जुलता हमें आज भी नजर आता है, सब कुछ मिलता जुलता चीज़ है। और यूं कहे कि कुछ मामलों में तो अभी से भी बेहतर वो जमाना था। अभी हमारे यहाँ आज भी सब लोगों के पास 2 मंजिला मकान नहीं है,
और भी पक्के ईंटों के। उस जमाने में थे, सबके पास अपने अपने घर थे। सोचिए कि सभ्यता कितनी विकसित थी, इसलिए नाम ही रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। एक समय के बाद क्या हुआ, नष्ट हो गया। 2350 बीसी से 1750 बीसी का काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता, मात्र 600 साल, और उसी में पूरी दुनिया से उसका जुड़ाव, हर चीज में टॉप पे होना। उसके बाद वो सभ्यताएं पूरी तरह नष्ट हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि आग लगने की वजह से पूरा क्षेत्र जल के खत्म हो गया, कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, और कुछ लोग मानते हैं कि भूखमरी या ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया, सब लोग भूखे मरने लगे तो क्षेत्र छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। तो हमें कारणों का क्या करना है, हम तो बस कंपैरिजन देखते हैं। बच्चों में पूछा जाता है कि अगर आप उस जमाने में होते तो क्या करते। इंसान के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला, इंसानों के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य, इंसानों के साथ उसके गहने बर्तन कपड़े सब दफनाए जाते थे उस समय, क्योंकि लगता था कि जब ये दूसरी दुनिया में जाएगा तो क्या पहनेगा, कपड़ा रख दो इसका। जो सबसे पहला जानवर पालतू बनाया गया वो कुत्ता ही था, और इसलिए कुत्तों का लगाव हमेशा अपने मालिक के प्रति रहता था, तो मालिक को कोई कष्ट न हो इसलिए कुत्ते को भी दफना देते थे। वही कॉन्सेप्ट बाद में धीरे धीरे इंसानों पर लागू होने लगा। जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीकी होगा वो आपके साथ दफन हो जाएगा, और उसको पत्नी व्रता माना जाएगा, उसका नाम रखा दिया सती प्रथा, एक अलग समस्या। तो अजीबोगरीब एक प्रथा चली आ रही थी जो एक समय के बाद समाप्त हुआ। हर आदमी को अपना अधिकार मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में महिला होना किसी देवी से कम होना नहीं माना जाता था। मतलब महिला को देखे तो सबसे पहले लोग ऐसे करके सड़क पे खड़े हो जाते थे, कोई महिला जा रही है। क्या जमाना था वो। सही में उस समय के बारे में पढ़ के अभी भी जो अंदर से फीलिंग आती है ना, लगता है क्या लोग थे, क्या जमाना था। और आज के डेट में आंखें 2 से 4 हो जाए तो ज्यादा बेहतर, नीचे क्यों करें, 4 आंख होते तो और ठीक से देखते। कोई इलाज नहीं है। अगर किसी मजहब में आपको सिखाया जाए कि उनको देख के आंखें नीची कर लो, उसको छोड़ दो कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी आंख नीची कर लो। किसी को ब्लेम करने क्यों जाएंगे कि तुम ऐसे क्यों आ रहे हो, वैसे क्यों जा रहे हो। अगर आपको नजर पड़ गई, आपका काम है आंख नीचे कर लेना, कोई जा रहा है उसे जाने देना। ऑड फील नहीं कराना चाहिए घूर घूर के। यह हमारी संस्कृति में था, लेकिन बीच में से पता नहीं कब गायब हो गया, पता ही नहीं चला। अब आजकल उसको भी लोग, कई लोग गलत तरीके से लेते हैं। कुछ महिलाओं का मानना है कि हम इतना तैयार होकर ही क्यों निकलते हैं, कोई फायदा, लोग सिर उठा के नीचे कर ले तो क्या फायदा हमारे तैयार होने का। तो महिलाओं में भी कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ पुरुषों में भी हैं, दोनों तरफ बैलेंस किए हुए हैं। अगर महिलाएं ना चाहें कि उन पर कोई नजर डाले, वो खुद अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखे, तो लोग भी वैसे ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे कि नहीं, हमारे आते जाते हम तैयार होकर आ जा रहे हैं, हम पर लोग नजर रखें, तब तो वो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो जितने लोग हैं उतनी सोच है। उस जमाने में ऐसा नहीं था। महिलाओं की संख्या बहुत ही कम थी उस जमाने में, और अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा हो गई, बस देवी पैदा हो गई, मतलब पैदा होने के दिन के बाद से लेकर उसके साथ ही पूजा पाठ के सारे कार्यक्रम किए जाते थे। सब कुछ उसी के पहले हाथ से होगा मंदिर में, ये माना जाता था। वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया। महिलाओं का सम्मान एनसीईआरटी पुराने चीजों को जोड़ के बार बार कराने की कोशिश करता है, लेकिन हम कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मार्को पोलो कहां का रहने वाला था? मार्को पोलो, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, इब्न बतूता, इब्न बतूता मोरक्को। तो मार्को पोलो कहां का था? इटली। कुछ कुछ नाम है जो अलग अलग समय में आए थे और उन्होंने यात्रा वृतांत लिखा। ये सब लोग क्या लिखे? यात्रा वृतांत भी सेकेंडरी है। यात्रा वृतांत मतलब जब वो आए, इंडिया घूमे, देखा, सब चीजों के बारे में व्याख्या की। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उसने हिंदुस्तान के लोगों को कहा कि ये सभी लोग झील बनाने में बहुत माहिर है। झील या तालाब होता है ना,
बोले कि हिंदुस्तान के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में तालाब इतना ज्यादा हुआ करते थे कि कोई भी गांव पानी के लिए बहुत दूर नहीं जाया करता था। तो यात्रा वृतांत में पता चलता है कि उस जमाने के लोग किस काम में माहिर थे। नहरें बना के हर गांव क्षेत्र तक पानी पहुंचाने का काम करते थे वो लोग। यानी कि फिरोज शाह तुगलक का जमाना अगर आप पढ़िएगा तो कहा जाता है भारत में नहरों का पूरा जाल बिछा दिया था, इतने नहरें खुदवाए थे कि हर आदमी तक पानी पहुंच सके और वो खेती कर सके और हमारे लोग खुशहाल रह सके। इसके लिए अपना मतलब बहुत पैसा लगाया नहर के बनवाने में। तो क्वेश्चन आता है कि नहरों का जाल किसने तैयार करवाया? फिरोज शाह तुगलक, जिन्हें लोगों के लिए काम किया। जो महिलाएं जिनके पति नहीं होते थे, क्या कहते हैं उनको, विधवा। विधवा महिलाओं के यहाँ अगर कोई बेटी है जिसकी शादी करने में कोई समस्या है तो उसके लिए एक अलग, क्या बोलते हैं वो, एक अलग आदमी नियुक्त कर दिया था, एक अलग विभाग बना दिया था कि उनकी मदद की जाए, वैसे हर लोगों की। उसके बाद क्या किया, जिन लोगों को बीज तक के पैसे नहीं थे खेती करने के लिए, तो बीज कोष एक अलग बनवा दिया और हर आदमी को बीज उपलब्ध कराने का काम किया जिसके पास अपने खेती के लायक पैसे नहीं थे। तो इन नामों को जब हम ध्यानपूर्वक सुनते समझते हैं तो हमें लगता है कितना कुछ मिस हो चुका। किसी जमाने में राजा महाराजा सबके बारे में सोचते थे, लेकिन बाद में वक्त आया कि राजा सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे, और एक वक्त आया कि राजतंत्र ही समाप्त हो गया, लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमें अपने इतिहास से सुनने जानने को मिलता है। तो यात्रा वृत्तांत भी हमारे लिए क्या काम करती है? इतिहास को जानने में मदद करती है यात्रा वृत्तांत। कुछ धार्मिक ग्रंथें भी हैं जिससे हमें किसी समय की जानकारी मिलती है, जैसे रामायण, महाभारत किसी काल की पूरी रचना और खंड को बताते हैं ना, कुछ जमाने में चीजें कैसे थी। रामायण और महाभारत भी हमारे लिए ऐतिहासिक स्रोत का काम करते हैं जो किसी समय विशेष के बारे में जानकारी देते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आया और इंडिया में कुछ लिखा, किताब किसी इतिहास के बारे में स्पेशली बताया समझाया, तो वो सभी हमारे लिए सोर्स का काम करती है उस समय के इतिहास को जानने के लिए। जैसे मौर्य काल का इतिहास जानने के लिए सबसे बेहतरीन पुस्तक कौन सी हो सकती है? इंडिका। किसने लिखा? मेगास्थनीज। कहाँ का था? यूनान। यूनानी राजा का राजदूत था, वो भारत आया था। उसने भारत आने पर दो लोगों का अपने किताब में उल्लेख किया है। आप बात कर रहे हैं लगभग मुझे लगता है 320 बीसी के आसपास के, यानी आज से 5,500 साल पहले की। उस समय कृष्ण का काल हुआ करता था। बात सही है क्या? क्या जब वो आए थे उस समय भारत में कृष्ण काल था या नहीं था मेगास्थनीज के समय? सोचने की बात है, इतिहास झूठ नहीं बोलते। कृष्ण का काल आज के हिसाब से कितना पहले? आज से 7,000 साल पहले मान लीजिए अगर भगवान राम का काल रहा तो कृष्ण का काल कब तक रहा? उनसे 1,000-1,500 साल और पीछे, यानी कि 5,000 के आसपास, 5,000 से 6,000 बीसी के बीच में। कैसे लग रहा है कि नहीं है? 2,300 उधर, 2,000 इधर जोड़ लीजिए, 5,300 तो ऐसे ही हो गए। तो 5,300 साल पहले की बात करें तो कैसे लग रहा है कि उस काल की बात नहीं हो रही है? कृष्ण काल में जब ये आए थे तो इन्होंने कृष्ण को देखा था अपनी आंखों से। उन्होंने क्या लिखा कृष्ण के बारे में? उन्होंने क्या कहा? कहा कि मैंने एक ऐसे बालक को या व्यक्ति को देखा जिसके पास धुन बजाने की ऐसी क्षमता थी जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और मैं भी आकर्षित होकर उसकी तरफ आया। कहा कि उसे व्यक्ति को कौन सा कलर का कह सकते हैं नहीं पता, वो न पूरी तरह काला था न पूरी तरह गोरा था। कौन सा कलर कहते हैं उसको? कृष्ण का काल श्यामलम, मतलब एग्जैक्ट कोई कलर नहीं था ना, ये विशेष थे, इसलिए इंसान नहीं थे, इसलिए इंसानों जैसे पूरी तरह नहीं थे। कृष्ण को इसने हेराक्लीज कहा, यह भी पीएससी का क्वेश्चन है। कृष्ण को हेराक्लीज कह के किसने संबोधित किया था? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। यह नहीं जानकारी होगी?
कृष्ण माने क्या? एक अपार शक्ति, एक अपार बुद्धि, इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन रूप एक इंसान का, और इंसान के रूप के लिमिट में रह के ही सारा काम करना। कभी किसी को दिखाना है कि तुमसे ज्यादा शक्ति और ताकत और बुद्धि मेरे पास है, किसी को न दिखावा करना, और सब कुछ इंसानों के बीच रह के करना। एक देवता जब इंसानों के बीच रहे तो क्यों रहा, कभी सोचा? ताकि उसके जैसी जिंदगी बाकी लोग जीने के लिए प्रेरित हो। इनके दोस्त भी थे, सुदामा, ऐसी मित्रता कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी मित्रता जिसके लिए उनको लगता था कि सब कुछ छोड़ सकते हैं इसके लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सुदर्शन चक्र भी किसके पास, और ऐसी शक्ति कि जिसके कालखंड को घुमाने की शक्ति कितनी स्पीड से चल रही है, आज तक वो पर सेकंड पर मिनट कोई काउंट नहीं कर पाया कि सुदर्शन चक्र किस स्पीड से मूव कर रहा था, उसको वो अपनी उंगली पर कंट्रोल कर सकते थे। ऐसी क्षमता और ऐसी ताकत 5300 साल पहले। अगर दुनिया के बेस्ट डॉक्टर कोई हो सकता था उस जमाने में तो वो बेस्ट डॉक्टर थे। अगर कोई बेस्ट म्यूजिशियन का खिताब होता तो उनको बेस्ट म्यूजिशियन का वर्ल्ड में खिताब दिया जाता, क्योंकि उनसे बेहतरीन बांसुरी कोई नहीं बजा सकता था पूरी दुनिया में। उनसे बेहतर परामर्श देने वाला कोई नहीं था, उसका भी खिताब उन्हीं को मिलता। उनसे बेहतर खगोल को समझने वाला कोई नहीं था, चूंकि सुदर्शन चक्र को उंगली पे घुमाते थे। उनसे बड़ा कोई एस्ट्रोनॉमिकल पर्सन नहीं हो सकता था। तो अगर हम उनकी चर्चा करें तो सुबह से शाम हो जाए, चर्चा समाप्त नहीं हो सकता। एक भगवान रूपी इंसान के बारे में जब कुछ इतना समझ सकते हैं तो सोचिए कितना कुछ परिवर्तित होगा। हमने क्या किया? हमने गलती ये की कि हमने उनसे सीखने के बजाय उनको कहीं स्थिर कर दिया बना के। ये इंसान की सबसे बड़ी गलती है। जो चीज हमें उनके जीवन से सीख के उसे अपने जीवन में अप्लाई करना था, उसे हमने क्या किया? सीमित करके मंदिर में और घर के किसी कोने तक सीमित रख दिया और पूजा पाठ तक सीमित रख दिया। ये व्यक्ति पूजा पाठ के लिए सेकेंडरी थे, लेकिन अपने जीवन से सीख के लोगों में अप्लाई करने के लिए प्रथम माने जाते हैं। इनके उपदेश कहाँ हैं? कृष्ण के उपदेश किस में लिखे गए हैं? जितने भी महापुरुष भारत में हैं उनके हाथों में वो किताब जरूर देखते होंगे जिससे प्रेरित होकर अपने जीवन जीने के लिए वो कोशिश किए। चाहे वो विवेकानंद हो चाहे महात्मा गांधी हो, दोनों के हाथों में ये किताब देखने को मिलती है। और दोनों को हिंदुस्तान में महात्मा कहा जाता है, क्योंकि किसी के बताए हुए उपदेशों पर चलने की क्षमता उत्पन्न करना टफेस्ट वर्क है। इंसान हमेशा से गलत था, हमेशा गलत ही रहेगा, क्योंकि जो चीजें सीखनी चाहिए वो कभी सीख नहीं पाते उनसे। कहा जाता है कि मौसम को समझने वाला इनसे बड़ा कोई उस काल में नहीं था, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ एक मौसम से संबंधित घटना है जिसका नाम वो एक पर्वत का है। कौन सा पर्वत? गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत। उन्होंने लोगों को बहुत पहले ही हिदायत दे दी थी कि आने वाले वक्त में क्लाइमेट में इतनी बड़ी चेंज आने वाली है, आप लोग सतर्क रहिए। अपनी पूरी प्रजा को बताया था, कोई बात नहीं माना, अरे ऐसे ही कहते रहते हैं। जब वक्त आया तो इनको उस पत्थर को भी उठा के नीचे लोगों को शरण देना पड़ा, एक ऊंचाई पर ले जाकर गोवर्धन पत्थर को हिला दिया। क्लाइमेटोलॉजिस्ट, वर्ल्ड के टॉप क्लाइमेटोलॉजिस्ट में नाम आना चाहिए। लेकिन जो साइंस से संबंधित बातें हैं जो उन्होंने दिखाए, वो सब चीजें न छोड़ के हम सिर्फ उनको पूजा पाठ तक सीमित रख देते हैं। आप मानिए, आप और हम सभी लोग मानते हैं चूंकि वो भारत की संस्कृति का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखने की जरूरत है, मानने की नहीं, सीखने की। अगर उनके उपदेशों को मान के सीखने लगे तो दुनिया में किसी को किसी से तकलीफ नहीं होगा और सब कुछ कंट्रोल में होगा। कहा जाता है कि महाभारत तो वो चुटकी में समाप्त करा सकते थे लेकिन फिर भी होने दिया। कारण? क्योंकि हर आदमी को अपने कर्म करके मरना है, और वो कैसे करेगा उसकी पूरी निर्धारित चीजें, उसमें वो परिवर्तन नहीं चाहते थे। द्रौपदी की कहानी सुनी? क्या सुना है उसमें? कि कृष्ण ने उन्हें बचा लिया अंतिम क्षण में, एकदम अंतिम क्षण में कृष्ण ने उन्हें लोगों के सामने रुस्वा होने से, बदनाम होने से बचा लिया। बस इतना ही था।
दिमाग में एक सवाल आता है ना कि जब वो बाद में बचाए वो काम पहले क्यों नहीं किया, शुरू से ही कर देते, एकदम आखिरी मोमेंट पर क्यों किया। यह बात द्रौपदी ने भी उनसे पूछा था कि जब आप मुझे बचा सकते थे, आपको पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बचा लिया। तो कहा कि सबसे पहले तुमने किसको पुकारा था, तो बोला अपने पतियों को, दूसरी बार वहां के लोगों को, तीसरी बार मतलब अलग अलग नाम को अलग अलग समय में उसने पुकारा, मदद के लिए बुलाया, लेकिन अंत में जो शब्द आया, अब भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, तो भगवान प्रकट। कहा कि ये तुमने मुझे पहले लाइन में याद कर लिया होता तो समस्या इतनी नहीं होती। तुम जब मुझे पुकारोगे तब तो आएंगे, मुझे तो दिख सब रहा है क्या हो रहा है, लेकिन इंसान के पास आखिरी ऑप्शन में भगवान आता है, यही तो समस्या है। आप अच्छे में भी याद रखिए और बुरे में भी, दोनों में। कुछ लाइफ में बहुत अच्छा हो जाए देन थैंक गॉड, एवरी मोमेंट जितना भी समय कर सकते हैं कीजिए, थैंक गॉड, उनको सूचना मिलते रहेगी। अब जब दुख आए तभी याद है भगवान मुझे बचा लो, इसका मतलब आप सिर्फ अपनी जरूरत से याद कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। यही चीज वो समझा के गए, एक लाइन में कहा कि तुमने मुझे याद कब किया, जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प होता और तुम मुझे पहले याद की होती तो शायद इतना नौबत नहीं आता। ये भी बात सही है, बिन बुलाए मेहमान क्यों, खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो जितने भी स्रोत में मैंने आपको नाम बताए, सोर्सेस में, उन सारे चीजों पे एक बार नजरसानी कर लीजिएगा। नजरसानी समझते हैं, एक नजर देख जाइएगा। पेडागॉगी में अभी सिर्फ स्रोत बताए हैं, अब स्रोत विधि, स्रोत के प्रकार, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि स्रोत से क्वेश्चन ना आया हो, एक न एक क्वेश्चन आएगा ही। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्ट और उसके प्रकार। अभी तक प्रकार वगैरह की चर्चा नहीं कर रहे थे मेथड्स में, सोशल में उसकी चर्चा करनी है। कितना टाइम हो रहा है, 12 बज गया, अच्छा 5:15 हो गया। चलिए क्लोज किया जाए इसको।